हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। मैं आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में सिलेक्टेड हूं। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रीलिम्स लेवल का एक मिनी मॉक है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। और आज के इस मिनी मॉक में कौन कौन से हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने वाले हैं, हम एक डीआई सॉल्व करने वाले हैं जो टेबुलर बेस्ड डीआई रहने वाली है, और साथ ही हम रॉन्ग नंबर सीरीज और कुछ क्वेश्चंस हम सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस की बात करते हैं तो वहां पर क्वांट के आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जबकि जब हम आरआरबी की बात करते हैं तो वहां पर आपको 40 क्वेश्चंस आपको क्वांट के देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आगे वाले सेशंस में हम लोग पूरे 35 और 40 क्वेश्चंस के सेशन भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन भी अच्छा लगता है तो जाते जाते आप सब्सक्राइब भी कर जाइएगा। तो चलिए अब हम अगले इस सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हिंदी वाले बच्चों इसमें कोई वो ना करिए, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा, बस मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ हिंदी में क्योंकि फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा हम पर लोड हो जाता है। तो मैं आपको हिंदी में लैंग्वेज प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, मैं खुद बोल दूंगा, बाकी लिखा तो ये इंग्लिश में ही है। और मैं अगर आपसे कहूँ तो आप लोग भी इंग्लिश ही प्रीफर ज़्यादा किया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ही आपकी सर्वमान्य होती है, क्योंकि अगर कभी हिंदी में कोई गलती हो जाती है तो फिर इंग्लिश की लैंग्वेज को ही प्रीफर किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बात की जा रही है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है सक्षम कवर्स सम डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड इन 5 आवर्स। जो सक्षम है वो किसी निश्चित दूरी को एक सर्टेन स्पीड से 5 घंटे में कवर करता है। आफ्टर दैट, इसके बाद ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाई 20%। इसके बाद वो जो अपनी स्पीड है वो 20% से बढ़ा देता है। एंड देन ट्रेवल्ड फॉर ट्वाइस मोर टाइम, और उसके बाद वो 2 गुना ज्यादा समय तक दूरी तय करता है देन प्रीवियस। जो उसने पहले तय की थी उससे 2 गुना ज्यादा समय वो लेता है। If the total distance covered by Saksham is 345 km, then find the difference between the distance covered by him with the two different speeds. तो आपसे कुल मिलाकर ये बताया गया है कि सक्षम है वो किसी स्पीड से चल रहा है, पहले वो 5 घंटे में उस कुछ दूरी को तय करता है, फिर वो अपनी स्पीड को 20% से बढ़ा देता है, और जिस समय में उसने पिछली जो दूरी तय की थी उससे 2 गुना ज्यादा समय लेता है। 2 गुना ज्यादा समय लेने का मतलब क्या हो गया, 5 का 2 गुना हो जाता है 10, और उससे ज्यादा समय यानी कि 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 15 घंटे अब लेता है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि सक्षम की जो स्पीड है वो अगर हम मान लेते हैं x, यानी कि सक्षम की जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये अगर x रही होगी तो सक्षम ने स्टार्टिंग में कितनी दूरी तय की होगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल हमारी यहाँ पर x हमने मान रखी है स्पीड, और समय उसने स्टार्टिंग में 5 घंटे लिया था। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि उसके बाद उसने अपनी जो स्पीड है वो 20% से बढ़ा दी। 20% से बढ़ाने का मतलब हो गया, अगर उसकी स्पीड पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, 1.2x हो जाएगी। और अब उसने जो समय लग रहा है वो उसको जो समय लग रहा है वो 2 गुना ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि 5 का जब आप 3 गुना करेंगे तो इंटू 15 कर देंगे। और आप ये आपकी टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 345 किलोमीटर्स। अब आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है, इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5x प्लस 18x इक्वल टू 345, और ये हमारा हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 345, x इक्वल टू हमारा जो आएगा वो आएगा 15। अब आपसे क्या कहा गया है वो आप लोग देख लीजिए। आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों जो उसने दूरियां तय की थी अलग अलग समय में, उनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो पहले उसने कितना, तो अलग अलग जो दूरियां थी वो कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 15 इंटू 5, और एक जो आपकी दूरी है वो कितनी हो जाएगी 18 इंटू 5। इसमें जब आप अपना डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है वो आप लोग देख लीजिए, 15 इंटू 5 और यहाँ पर 18 इंटू 15, सॉरी 18 इंटू 15। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस का डिफरेंस अगर लेंगे तो 15 यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा 18 माइनस 5, यानी कि 15 इंटू 13, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 195 किलोमीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी पे सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है वो देख लेते हैं। ₹4500 इन्वेस्टेड, जो 4500 रुपए हैं वो इन्वेस्ट किए गए हैं 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% CI पर
कंपाउंडेड एनुअली, जो कि वार्षिक कंपाउंडेड की जाती है फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अगेन इन्वेस्ट, अगर जो आपका इन्वेस्ट जो आपको मिलता है, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, वो दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट में फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए 25% पर एनम, 25% पर एनम पर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको जो अमाउंट है उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है जो सीआई और एसआई के द्वारा मिला है। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। जो हम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं आप बताइए। हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले सीआई कितना आया है। तो 45, अगर आप 20% कंपाउंडेड इंटरेस्ट किया जा रहा है तो उसको 2 साल बाद कितना मिलेगा, 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि 44% का उसको तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो उसको सीआई उसकी 44% रही होगी तो उसको अमाउंट जो मिला होगा वो कितना मिला होगा, 44% उससे ज़्यादा अमाउंट मिला होगा। यानी कि 4500 का अगर मैं 144% अगर निकालूं तो वो मुझे 144% इससे ये कट जाएगा। तो ये हमारा जो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0। फिर आप कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 6480, ये मेरा हो जाएगा 6480। ये आपका अमाउंट कौन सा है जो आपने सीआई पर कमाया है। तो यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये इंटरेस्ट ही तो आगे एसआई में लगाया गया है। तो ये आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6480 माइनस 4500, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 08 और 64, ये 1980 हो जाएगा। अब ये जो 1980 रुपीज़ है ये फर्दर आगे लगा दिया गया है। किस में लगा दिया गया है, ये हमारा लगा दिया गया है एसआई में 25% के पर एनम से 5 सालों के लिए लगाया गया। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 हो जाता है 125। तो 125 का मतलब हो जाएगा इसका 225% अगर आप निकालते हैं तो ये जो आपको मिलेगा वो आपको अमाउंट मिल जाएगा एसआई का, जो आपने एसआई पर अमाउंट लगाया उसको आपको टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ये हो जाएगा 45, यहाँ पर 2, यहाँ पर 99, तो कितना हो जाएगा ये 4500, और 4500 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4455 हो जाएगा। अब हमसे डिफरेंस पूछा गया है दोनों के जो अमाउंट है सीआई और एसआई का, यानी कि 6480 और 445 के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है, 10 में से 5 जाता है 5 बचता है, 7 में से 5 जाता है 2 बचता है, और फिर 13 में से 4 जाता है तो 9 बचता है, और 5 में से 4 जाता है 1 बचता है। 1925 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कहीं गड़बड़ कर लिया है क्या, एक सेकेंड इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, ये कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, और फिर यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2025 ये मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने देख लिया इसे हमने कैसे सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, यानी कि वॉच का एसपी ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ये हमारा रेडियो के सीपी के। ये हमसे पहली लाइन लिखी गई है। फिर कहा गया है द अमाउंट लॉस्ट ऑन सेलिंग द वॉच इज ट्वाइस इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि जो जब आपने वॉच को बेचा तो आपको जो नुकसान हुआ अमाउंट में वो दोगुना है जितना भी आपकी जो वॉच थी उसका जो प्राइस था, जो सेलिंग प्राइस था उसका दोगुना उसने लॉस्ट उठाया है। यानी कि मैं अगर ये मान लूँ कि वॉच की सेलिंग प्राइस अगर x रही हो तो रेडियो की कॉस्ट प्राइस भी x हो जाएगी, और उस कंडीशन में एसपी का 2 गुना यानी कि 2x। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जो आपका अमाउंट है वॉच के एसपी का यानी कि x रुपए का, और उसे जो लॉस्ट हुआ है वो इससे दोगुना हुआ है, यानी कि उसे दोगुना
उसे घाटा हुआ है रुपयों में, अगर मेरा एक्स एसपी है तो दोगुना कितना हो जाएगा 2x, और 2x का उसको घाटा हुआ है तो वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो प्लस उसे जो घाटा हुआ होगा वो, यानी कि जो वॉच का हमारा सीपी निकल के आया वो 3x निकल के आया। यहां तक जो बात कही गई वो हमने लिख लिया है। फिर आपसे कहा जाता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज ₹5040 मोर, यानी कि जो वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो 3x है वो 5040 ज्यादा है किससे, देन दैट ऑफ रेडियो, रेडियो के कॉस्ट प्राइस से वॉच का कॉस्ट प्राइस 5040 ज्यादा है, यानी कि रेडियो का कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, x माना था, और वॉच का कॉस्ट प्राइस मेरा क्या निकल के आया है 3x निकल के आया है, तो ये कितना ज्यादा इसने बताया है 5040। तो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो x 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5040, तो ये कितना हो जाएगा 2520 हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। फिर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो, आपको रेडियो का सेलिंग प्राइस बताना है इफ इट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, यानी कि x का अगर हम 125% निकाल दे तो वो आपका SP हो जाएगा किसका, रेडियो का। तो जैसे ही x की वैल्यू है वो आप लगा दीजिए 2520, और 125% का फ्रैक्शन जो होता है वो आपका कितना होगा 5/4 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है वो जरा आप लोग देख लीजिए। आपको बस देखना है, इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 31 करके कुछ आएगा 3150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको भी देख लिया है, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन का लेवल आप बता दीजिए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम लेवल मैंने एकदम से रखा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, चलिए देख लेते हैं, द सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाई A एंड B टुगेदर, तो जो A और B है उन्होंने जो इन्वेस्ट के अंदर टोटल रुपया लगाया है इन अ बिजनेस इज ₹40,000, यानी कि 40,000। A और B ने एक किसी बिजनेस में टोटल 40,000 रुपया लगाया। A इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 6 months while B इन्वेस्टेड फॉर 2 more months देन दैट बाई A, यानी कि B ने कितना लगाया होगा 8 महीने लगाया होगा। इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाई देम इज 5:4, यानी कि जो उनके बीच में जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:4 है। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई B, तो हमें B के द्वारा कितना अमाउंट लगाया गया है वो मुझे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि A और B इन लोगों ने टोटल अमाउंट तो 40,000 लगाया है। तो मान लेते हैं अगर X A ने लगाया हो तो B ने कितना लगाया होगा 40,000 माइनस X लगाया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ए ने कितने टाइम के लिए लगाया है 6 महीनों के लिए लगाया है, तो बी ने 8 महीनों के लिए लगाया है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है 5:4, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें जो रेशियो मिलना चाहिए वो 5:4 मिलना चाहिए। तो 6x अपॉन 8 इंटू 40,000 माइनस x इज इक्वल टू 5:4। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको देख लीजिए, ये आपका 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा इधर 6x इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो एक 0 और बढ़ जाएगा माइनस 10x, और 16x इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये, और तो x बराबर कितना हो जाएगा अपॉन 16। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25,000 आएगा x की वैल्यू। तो फिर b की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर मेरी 25,000 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार आप बता दीजिए। x इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूँ, x इक्वल टू मेरा आया है 25,000, और टोटल जो मेरा अमाउंट था वो b के पास कितना था 40,000 माइनस x, यानी कि 40,000 में से जब आप 25,000 घटाते हैं तो b के पास कितना बचेगा 15,000,
यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बात की जा रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है 400 ml मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:7। तो चलिए देख लेते हैं कितना इसमें मिल्क है, कितना वो है, फिर आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस को। यानी कि आपका कोई मिक्सचर है, इसमें 400 ml का आपका मिक्सचर है और इसमें से आपका मिल्क और वाटर है। ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। तो 9:7 का मतलब हो जाएगा 16, और 16 हो गई हमारी टोटल क्वांटिटी। तो चलिए देख लेते हैं कितना होगा। मिल्क मेरा होगा 9/16 इंटू 400, और ये वाटर होगा 7/16 इंटू 400। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 और 175 होगा। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये आपका हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, 175 हो जाएगा, 175 ml। और जो आपका फिर वाटर बचेगा वो कितना बचेगा, 225 ml। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारी पहली लाइन है, जितना हमें दिया गया उतना हमने लिख लिया है। फिर कहा गया है 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी कि 20%, 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 मिश्रण आपका निकाला गया है एंड सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड। जब आपका 80 ml मिक्सचर निकाला जाएगा तो यानी कि आपका जो डिडक्ट हो रहा है वो कितना कितना डिडक्ट होगा, वो भी इसी रेशियो में होगा, यानी कि 9 और 7 के रेशियो में ही डिडक्ट होगा। तो 16 इक्वल टू अगर हम 80 डिडक्ट करेंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 9 की वैल्यू 45, ये 35। अब आपका कितना कितना मिक्सचर बचा होगा वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका बचा होगा 180 ml, और यहाँ पर ये आपका बचा होगा 140 ml। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना बोला गया अभी तक हमने लिख लिया है। फिर कहा गया है और इतना ही मिल्क ऐड कर दिया जाता है जितना कि निकाला जाता है, यानी कि अब आपका मिल्क ऐड हो गया है 80, तो अब आपका मिल्क कितना हो जाएगा, आपका मिल्क हो जाएगा 260। और फिर क्या कहा गया है कि इसको एक x ml वाटर के साथ और मिला दिया जाता है कि इनका जो रेशियो है वो हमारा जो रेशियो है वो 1:1 हो जाता है। 1:1 होने का मतलब क्या है कि ये जो मिल्क है वो वाटर के बराबर हो जाता है। तो 260 ml वाटर कब होगा, जब आप इसमें कितना मिल्क वाटर ऐड करेंगे, 120 ml वाटर ऐड करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको आप कितना टफ बना सकते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने आपको एकदम से करके दिखा दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। मिल्क निकाल लिया, वाटर निकाल लिया, जो जो उसने कहा था हम वैसा वैसा करते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो चलिए ये अब आपके आ गए हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को। हाँ, तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। 36% ऑफ दिस, तो 36, एक सेकेंड हम इंक ले लेते हैं। हाँ, अब दिखती है 36 अपॉन परसेंट को 100 लिख लीजिए तुरंत, और 550 प्लस 42 अपॉन 100 इंटू 400 इज इक्वल टू आप 3x मान लीजिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर से ये आपका 3 से कट जाएगा 14 टाइम्स, और ये कट जाएगा 12 टाइम्स, और यहाँ पर ये इससे पूरा कट जाएगा, ये आपका बचेगा 56। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11, ये 2, ये 6, तो फिर ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 66। 11 इंटू 6 66 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 122। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई भी दिमाग मारने की जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 5/6 ऑफ दिस एंड दिस। तो चलिए देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हुए ही चलेंगे। जब आप 6 से 84 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 14 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 14% के लिए 100 कर दीजिए, 25% यानी कि 1/4, और इंटू 640 इज इक्वल टू 7x। यहाँ से 7 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका एक 0 यहाँ से चला जाएगा, और ये आपका 16। अब आप 5 2, ये आपका हट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाँ, ये आप देखिए कितना इसको सिंपली तरीके से हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका 12 है, ये आपका 8 है, ये -6 है। 12 और 20 -6 यानी कि 14। अब आपका बचा हुआ क्या है वो आप देख लीजिए, 1/4 प्लस 3/5
माइनस का 7/10, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 20 एलसीएम आएगा, 20 एलसीएम आएगा 5, 12 और ये कितना हो जाएगा 14, ये बचेगा आपका 314 प्लस ये आपका बचेगा 14 + 3/20। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 14/3/20। आपका आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अब हमें यहाँ पर ये x है तो सारी चीज़ें हमें इधर ले जानी पड़ेंगी। जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा और 126 और 212 अगर आप जोड़ते हैं ये आपका हो जाएगा 338 हो जाएगा। और फिर आपका जो आंसर होगा x = और ये वाली जो संख्याएं ये जुड़ के इधर आपकी माइनस की हो जाएंगी, तो ये कितना हो रहा है, ये आपका जुड़ के हो जाएगा 320। तो आपका x = आएगा 18, यानी कि नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ये तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर ले गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये आपकी डीआई आ गई है, टेबुलर बेस्ड डीआई है। इस डीआई में क्या क्या कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि द गिवन टेबल शोज द एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स, यानी कि आपकी जो टेबल है उसमें एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स को बताया गया है ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि 2 टाइप के आपके बल्ब हैं। एक आपका एलईडी है और एक आपका सीएफएल है। प्रोड्यूस एंड द परसेंट जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस डीआई में क्या क्या दिया हुआ है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो गया, क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो बना ली थी और पता नहीं है वीडियो कब इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डर था वो ऑफ हो गया और वो इस जगह से ऑफ हुआ था। मतलब कि ये जैसे ही मैंने डीआई शुरू की और ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो गया। मैं पूरी क्लास ले चुका था और बस मैं क्लास के रिव्यू के लिए पहुंच रहा था कि क्या क्लास रिकॉर्ड हुई है। वहाँ पर जाकर देखा कि इसके आगे क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो चलिए कोई नहीं, हेक्टिक है तो है। चलिए क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो पूरी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस डीआई में आपके लिए क्या दिया हुआ है। वो मैं बता देता हूँ कि द गिवन टेबल शोज द एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो 2 तरह के हैं। जो टेबल आपको दी गई है उसमें और वो 2 तरह के कौन से हैं, एक एलईडी है और एक आपका सीएफएल है जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड द परसेंटेज ऑफ एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज। कहने का इतना सा मतलब है कि ये जो आपकी जो टेबल है इसमें 5 फैक्ट्रीज हैं, ABCDE। और इसमें से जो पहला जो ये आपका जो टेबल में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें ये आपके एवरेज नंबर ऑफ बल्ब हैं जो इन फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और 2 तरह के आपके बल्ब हैं। और जो अगली जो आपको बताया गया है ये परसेंटेज उन बल्ब्स की है जो एलईडी बल्ब्स हैं, जितने भी टोटल जो आपके बल्ब्स थे वो प्रोड्यूस किए गए हैं उस फैक्ट्री के अंदर। तो अगर आपकी 2 तरह के बल्ब हैं और आपको ये पता है कि 2 तरह के बल्ब होने पर आपके टोटल नंबर के मैं निकालना चाहूँ कितने इन फैक्ट्रीज में टोटल जो बल्ब्स होंगे वो आए होंगे, यह बताइए। तो सिंपल सा है सब में सर, अगर 2 तरह के बल्ब हैं, एवरेज मुझे पता है तो 2 का आप गुणा कर लीजिए तो मेरे टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकल आएंगे हर फैक्ट्री के। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 640 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 480 और हमारा ये हो जाएगा 700, ये आपका हो जाएगा 450 और ये आपका हो जाएगा 630। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हम फालतू की जानकारियों को तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि किसी क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा ना जाए। तो क्योंकि जितना आप कम लिखेंगे आपकी स्पीड अपने आप उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। और फिर से मैं आपसे कह दूं, आपको हर बार गुणा करने से बचना है, आपको मल्टीप्लाई करने से बचना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ CFL बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री बी के अंदर जो CFL बल्ब है उन जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनका आपको रेशियो बताना है टू द नंबर ऑफ LED बल्ब प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री D, जो फैक्ट्री D में LED बल्ब है उनसे। तो फैक्ट्री D में हमारे टोटल बल्ब्स हैं 480 और उसमें CFL बल्ब कितने रहे होंगे, वो हमारे रहे होंगे, अगर 25% उसमें LED बल्ब है तो सिंपल सा है 75% हमारे CFL बल्ब्स रहे होंगे। फिर आगे देखिए 75% और हमें रेशियो बताना है फैक्ट्री D के LED बल्ब से। तो फैक्ट्री D में आप देख लीजिए कितने हैं, 450 है टोटल और उसका LED बल्ब से ही लेना है। तो D में LED बल्ब से हमारे 60%। बस आपको रेशियो बताना है और अपने आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना सिंपल है, यहाँ पर आपका ये परसेंटेज से ये परसेंटेज हट जाएगा। आप यहाँ पर इसको 15 से काट सकते हैं, 15 × 5, ये × 4, यहाँ पर ये आप काट दीजिए, ये 0 से ये 0,
4 से ये जाएगा 12 टाइम्स, ये आपका कट जाएगा। फिर आप देख लीजिए ये आपका कितनी बार जाएगा, 5, 9, 4 और 3। आपका जो आंसर आएगा वो 4:3 आंसर आएगा। ये आप सिंपल सा टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है 25% ऑफ टोटल CFL बल्ब्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ए वर डिफेक्टिव। जो फैक्ट्री ए है उसमें से 25% जो CFL बल्ब्स जो प्रोड्यूस किए गए वो डिफेक्टिव थे। यानी कि जितने भी CFL बल्ब्स आपके प्रोड्यूस किए गए थे, मान लीजिए अगर आपके 100 CFL बल्ब से प्रोड्यूस किए गए तो उसमें से 25% आपके डिफेक्टिव थे। इस तरह से आपसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव CFL बल्ब्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ए। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री ए के टोटल जो आपके CFL बल्ब्स थे वो देख लेते हैं। तो फैक्ट्री ए में हमारे टोटल बल्ब्स कितने थे, 640 थे। तो CFL बल्ब वहां पर कितने रहे होंगे, 35%। अगर LED है तो 65% हमारा CFL रहा होगा, और उसमें से हमें बताना है नॉन डिफेक्टिव का। तो नॉन डिफेक्टिव मेरा 75% रहा होगा। अब आप 75% को डायरेक्ट 3/4 लिख सकते थे, मैंने बस आपकी थोड़ी सुविधा के लिए ऐसा किया। तो ये हम 3/4 ही लिख लेते हैं। यहाँ पर ये अगर आप काटते तो 160 हो जाएगा। यहाँ से ये आप ख़त्म कर दीजिए, ये 5 से काट दीजिए और ये आप करिए, यानी कि 13 इंटू कितना आपका बच रहा है, 13 इंटू 24। तो बस आप अपना टेबल पढ़ लीजिए, 312 आपका आंसर आएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए आपको इसमें क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ई इज हाउ मच % मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री सी। ई के अंदर कितने बल्ब्स प्रोड्यूस किए गए, ई के अंदर हमारे कितने किए गए हैं, 630। सी के अंदर कितने किए गए हैं, 700। ठीक है, तो यहां पर बताइए आप, ई सी से कितना कम है, 70 कम है। और किससे कंपैरिजन करा रहा है, सी से कंपैरिजन करा रहा है, तो 700 परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 10% आपका आंसर आ जाता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बात कही जा रही है वो देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ LED बल्ब प्रोड्यूस इन फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री डी। बी और डी में एवरेज बताना है आपको LED बल्ब्स का। तो फैक्ट्री बी में कितने होंगे, 480 का 1/4 प्लस फैक्ट्री डी की बात हो रही है, डी में आपके टोटल थे 450 और उसका आपको बताना है 60%। 60% का मतलब हो जाएगा 3/5। तो ये आप कर लीजिए, ये आपका हो गया 270 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120। टोटल आपके हो गए 390 और आपको एवरेज बताना है 2 ऑब्जर्वेशन का। तो एवरेज के लिए 2 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 195। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है वो जरा देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है द नंबर ऑफ LED बल्ब प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ई इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन फैक्ट्री डी। सिंपल सा आपको रेशियो बताना है और इसमें कुछ नहीं करना, बस भाषा को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो फैक्ट्री ई में हमसे LED बल्ब पूछे जा रहे हैं, तो फैक्ट्री ई में LED बल्ब कितने हो जाएंगे, 630 का 30%। अब 30% के लिए आप अपन 100 कर दीजिए। रेशियो आपको बताना है किससे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स डी के। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ कितने हैं, 450 हैं। ये 2 0 से आप ये ख़त्म कर दीजिए, यहाँ पर ये बचेगा कितना, 150। और अगर ये कटता है तो इसको और काट लीजिए, जी कट जाएगा, ये 21 और ये आपका 50। अब ये फर्दर नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है बिल्कुल, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। ये हमारा अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक हमारा प्लॉट है जो आयताकार है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का आपको रेशियो दिया गया है। वो रेशियो हमें दिया गया है 7:5। तो चलिए मान लेते हैं जो हमारा लेंथ है वो हमारा 7x है और जो हमारा ब्रेड्थ है वो हमारा 5x है। इफ द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड, जो आपको खर्चा हो रहा है फॉर फेंसिंग के लिए, द प्लॉट की एट ₹24 पर मीटर इज ₹1728। यानी कि जो जब आप प्लॉट की फेंसिंग करते हैं तो आपका 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से 1728 रुपये का आपको खर्चा आता है। और फेंसिंग जब आप करेंगे तो आप टोटल कितना जो क्षेत्र है वो कवर करेंगे, वो आप आयत के परिमाप के बराबर कवर करेंगे, प्लॉट के परिमाप के बराबर कवर करेंगे। तो आयताकार अगर कोई भी आपकी आकृति है तो उसका परिमाप आप कैसे निकालते हैं, 2 × L + B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और परिमाप हम निकालेंगे तो
कितना रुपया पर मीटर लग रहा है, 24 रुपये पर मीटर लग रहा है, और खर्चा कितना आ रहा है, 1728 रुपये आ रहा है। सिंपल। तो अगर आप 24 का भाग लगा देंगे 1728 में, तो वो उसका परिमाप निकल के आ जाएगा, यानी कि इतनी जगह की फेंसिंग हुई होगी। तो 1728 डिवाइड बाई 24, ये आपका हो जाएगा 72, ये आप काट दीजिए 36, 7x और 5x आपका हो जाएगा 12x इक्वल टू 36, x बराबर आपका हो जाएगा 3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। आपको एरिया बताना है प्लॉट का, तो सिंपल सा आप बता दीजिए एरिया कितना हो जाएगा, 7x यानी कि L इंटू बी, तो 7x यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 5x 5 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 350। सिंपल, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड सिमरन इज 12:7 आफ्टर 12 ईयर्स। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं किस तरह कैसे होगा। राज और सिमरन की जो एज है उसमें आपको रेशियो दिया गया है, तो राज की हम एज मान लेते हैं 12x और सिमरन की एज हम मान लेते हैं 7x। आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ राज विल बी 50% मोर देन द एज ऑफ सिमरन एट दैट टाइम। 12 साल के बाद जो राज की एज है वो 50% ज्यादा होगी सिमरन की उस समय की एज से। तो 12 साल की बात हो रही है, तो यानी कि 12x प्लस 12 की बात हो रही है, और ये 50% ज्यादा होगा यानी कि 150%। 150% का मतलब हो गया 1.5 टाइम्स सिमरन के उस समय से, यानी कि 7x प्लस 12 के। यही आपसे कहा जा रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे देख लीजिए अब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो ये कितना हो जाएगा, 12x प्लस 12 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10.5x प्लस 18। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1.5x इक्वल टू 6, x बराबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। तो हमारी राज की एज हो जाएगी 48, सिमरन की एज हो जाएगी 28। अब आपसे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इफ प्रेजेंट एज ऑफ सलमान इज 10 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन। यानी कि सलमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, और सिमरन से अगर वो 10 साल ज़्यादा है तो 38 हो जाएगा। तो हमें बताना है, रेशियो बताना है एज ऑफ राज टू सलमान, राज की एज का और सलमान की एज का हमें रेशियो बताना है 8 साल पहले का। तो 8 साल पहले ये रहा होगा 40 का, ये रहा होगा 30 का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4:3। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। अच्छे से करा रहा हूँ, सिंपल तरीके से करा रहा हूँ। इस अप्रोच को फॉलो करते रहना, बहुत अच्छे से आप अपने टाइम को बचा पाओगे। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये आपके सारे कंसेप्ट्स को बिल्ड कर देगा। आप ट्रिक इसमें लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कंसेप्ट्स को सीख जाएंगे तो आप ट्रिक से जल्दी भी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पूरा मैंने आपके साथ अपने प्रैक्टिस मॉक के मार्क्स वगैरह सारा कुछ शेयर किया हुआ है, और आप भी जानते हो कि मार्क्स मेरे ठीक थे, कोई बहुत लो नहीं थे, अच्छे मार्क्स थे। प्री में मेरे 61 मार्क्स थे। तो चलिए देख लेते हैं 61 आउट ऑफ 80 पीओ के अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको रॉन्ग टर्म बताना है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है। बहुत जल्दी इसको देख लीजिए। 500 के बाद 250 आया है, यानी कि 0.5 का गुणा हुआ है कन्फर्म, या तो 250 माइनस हुआ होगा। अब 250 माइनस या प्लस तो करके चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम से बड़ा गैप है, तो इंटू में चीज़ें चल रही हैं। फिर ये क्या हुआ है, 1 का गुणा हुआ है, यहाँ पर 1.5 का गुणा हुआ है। क्या हुआ है, 250 और 250 का आधा 125, हाँ हुआ है। फिर यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, 37.5 का 2 इंटू 2 करोगे तो 750, बिल्कुल ठीक है। या 2.5 मतलब कि 750 का 2 गुना आपका 1500, और 750 का आधा आपका 375। इसको अगर करते तो 1875, ये भी आपका सही है। यानी कि पूरी की पूरी सीरीज आपकी सही है, कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी गड़बड़ हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि आपको वही रॉन्ग टर्म बताना है, फाइंड द ऑड वन आउट। कौन सा इसमें टर्म जो है वो गलत है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बिल्कुल देखिए धीरे धीरे करके डिफरेंस आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलिए डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 11 का है। यहाँ डिफरेंस 5 का रह गया। यहाँ डिफरेंस 14 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 18 का है। अब देखिए आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में 2 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 18 दिख रहा है। किस तरीके से होगा, यानी कि कहीं ना कहीं टर्म ये गलत है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9,
अगर ये 2 into 1 होता तो फिर यहाँ कितना आता, 3 आता, यहाँ 5 आता, 7 आता। हाँ बिल्कुल यही चलेगा। तो 2 into 3, 2 का गैप के बाद आपको कितने का गैप चाहिए था, 6 का गैप चाहिए था। 6 का गैप यानी कि 55 होता। फिर इनके बीच में जो गैप आना चाहिए था वो कितने का आता, 10 का आता। जी बिल्कुल आता, यानी कि मेरा 60 हमारा ये वाला गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक बार आप इसमें देख लीजिए क्या है ये। 25 सर एक स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है, 225 स्क्वायर है, 400 स्क्वायर है, 675 स्क्वायर नहीं है, 900 स्क्वायर है। तब स्क्वायर है या नहीं है इस हिसाब से तो नहीं चलेंगे। ये 5 का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है, फिर 15 का स्क्वायर है, यानी कि 5-5 के गैप के हिसाब से फिर स्क्वायर भी लगाना है। 20 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 25 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 30 का स्क्वायर आना चाहिए। 25 का स्क्वायर होता है 625, इन्होंने लिख रखा है 675, तो यही मेरा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर भी सर गैप एकदम से नहीं भाग रहा है, तो वो कन्फर्म है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस लिया जा रहा है। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस दिखता है। यहाँ पर आप देखिए कितने का डिफरेंस है, 34 का डिफरेंस यहाँ पर है। फिर ये देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है। ये 56 का है और ये मेरा 70 का है। अब यहाँ पर देखिए 14 की टेबल चल रही है। 14 into 3 है, 14 into 4 है, 14 into 5 है। यहाँ 14 into 2 होता और यहाँ 14 into 1 होता, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता अगर, तो कितना होता, 139 अगर यहाँ होता तो 139 में अगर मैं 28 ऐड करता तो 167 मिलता। बिल्कुल ठीक, यानी कि यही पद मेरा गलत है, 133। तो ये हमारा टिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए आज का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगभग 2 बार पढ़ाना पड़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आप इस अप्रोच को लगातार चाहते हैं। आज का लाइक का टारगेट रहने वाला है 35 लाइक्स का, प्लस 35 लाइक्स का। जब इस वीडियो पर 35 लाइक से ऊपर आएगा तो मैं क्वांट का अगला सेशन लेके आऊँगा, अदरवाइज मैं अगला सेशन लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं हिंदी और कंप्यूटर पर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर प्रैक्टिस सेशन लेके आइए रीजनिंग के भी और क्वांट के भी, तो ठीक है लेकर आए हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।